हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 3 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 19, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए या कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। एक ही है, इस तरह से भी आ सकता है या इस तरह से भी आ सकता है। अब कहानी शिक्षण की उपयोगिता। नंबर 1, कहानियां छात्रों को गद्य पढ़ने हेतु उत्साहित करती हैं। कहानियों में छात्रों को मनोरंजन होता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पैदा होता है कहानी सुनने में। जानवरों की या किसी भी चीज की भी कहानी हो, बच्चे कहानी सुनने को उत्साहित रहते हैं। इससे उनका गद्य पढ़ने में भी रुचि उनकी बढ़ती है। सेकंड है, कहानी शिक्षण द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी के द्वारा हम बच्चों की अभिव्यक्त करने की क्षमता, कल्पनाशीलता, चिंतन, तर्क शक्ति, ये सब उसमें विकसित कर सकते हैं। इससे उनका सर्वांगीण विकास भी होता है। नेक्स्ट है, कहानी शिक्षण से छात्र के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कहानी के माध्यम से हम छात्रों को अनेक बातें सिखाती हैं, शिक्षाप्रद बातें सिखाती हैं, तो इससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कोई भी कहानी सुनाती हैं तो लास्ट में कहती हैं इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, तो बच्चे जब उसे सुनते हैं तो वो उस पर अमल भी करते हैं और उससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, अर्थ ग्रहण करने का भी छात्रों में विकास करती है। कहानी के माध्यम से बच्चे अपनी बात को अभिव्यक्त करना आसानी से सीख जा सकते हैं, सृजनात्मकता भी आ जाती है उनमें और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी अच्छे से विकसित हो जाती है। कहानी छात्रों की कल्पना शक्ति को विकसित करती है। कहानी वो कल्पनाओं के माध्यम से अनेक कहानियां बनाना सीख जाते हैं। नेक्स्ट, कहानी मनोरंजन का साफ सुथरा साधन है। कहानी के माध्यम से कोई भी अध्यापक अगर किसी टॉपिक को जो बच्चों को टिपिकल लगता है या बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, अगर कहानी के माध्यम से अगर उसे पढ़ाएगा तो वो बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे और वो एक मनोरंजन का साधन बनकर बच्चे अच्छे से लर्न भी कर लेंगे उस चैप्टर को या उस टॉपिक को। इसलिए कहानी गद्य शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी है और कहानी के माध्यम से हम बच्चों में गद्य शिक्षण के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, यहाँ विशेषण नहीं है। सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिस, तिस। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो इसमें जो और वो ये हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो जगता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है, तो इसमें जो और जो आया ये भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। मतलब ये एक साथ होते हैं, दो आते हैं। इनमें जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा खाएगा वो वैसा करेगा, तो जो, वो, जो या जैसा वैसा, इस टाइप के शब्द आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट देखते हैं, उपसर्ग तथा प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग क्या है? जब कोई अविकारी शब्द किसी सार्थक शब्द से पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देती है तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जब कोई अविकारी शब्द होते हैं या कोई सार्थक शब्द होते हैं उससे पहले जुड़ जाती है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। मतलब जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखिए, तार और गुण शब्द है हमारा। अब हम इसमें अब उपसर्ग लगा देंगे तो हमारा नवीन शब्द क्या बन जाएगा? अवतार, अवगुण। इसी प्रकार से रागी और गामी में अनु लगा देंगे उपसर्ग, तो अनुगामी, अनुरागी। इसी प्रकार से मान और उदय, अभिमान, अभ्युदय, अभ्युदय हो गया। इसी प्रकार से जन्म और गमन में आ लगा दिया तो आजमन, आजनम और आगमन। इसी प्रकार से संग और मार्ग में लगा दिया कु तो कुसंग और कुमार्ग। इसी प्रकार से जन, आचार, उपयोग में दुर लगा दिया दुर्जन, दुराचार, दुरुपयोग। नेक्स्ट है,
इसी प्रकार से दोष और धन में निर लगा दिया तो निर्दोष और निर्धन। बाद को ख्यात मुख में पिरा लगा दिया, प्रबाद प्रकोप प्रख्यात प्रमुख हो गया। निधि और मास में प्रति लगा दिया तो प्रतिनिधि प्रतिमास हो गया। चरोगामी में सह लगा दिया, सहचर या सहगामी हो गया। जय मल ने देश में बी लगा दिया तो विजय विमल विनय विदेश। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। अब आइए प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। जो शब्दांश सार्थक शब्दों के अंत में जोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब अंत में जोड़ती है और एक विशेषता प्रकट करती है वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्त में ता लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, मित्रता। ऐसे ही धन में बाण लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, धनमान। प्रत्यय जो होती है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किस प्रकार के होते हैं, जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, जो क्रिया से लगते हैं। जैसे ई, हट, बट, पा, ता, आस, त्वा, या, हुआ, ये सब क्या होता है, ये कृदंत प्रत्यय कहलाती हैं जो क्रिया के अंत में जोड़े जाती हैं। और दूसरा टाइप होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा और सर्वनाम के आगे जोड़कर बनते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, प्रकार देखिए। कंदत्त प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के अंत में लगते हैं वो कंदत्त प्रत्यय कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा या विशेषण के आगे जोड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे अर, हारा, तो, पाई। और एक मेन चीज ध्यान रखनी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो हमारे होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। समास विग्रह किसे कहते हैं, किन्हीं तीन समास के नाम और उनके एक एक उदाहरण लिखिए। समस्त या समासिक पद को पुनः पृथक पृथक करके विभक्ति चिन्हों द्वारा सहित दर्शाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समास क्या होता है, पद का संक्षिप्त रूप में जब हम लिखते हैं तो उसे समास कहते हैं। और विग्रह में क्या करते हैं, पृथक पृथक करके विभक्ति चिन्हों आदि सहित दर्शाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखिए, गंगा जल का विग्रह होगा गंगा का जल। ऐसे इसमें एग्जाम्पल दे रहा है बेवाब समास का यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ये यथाशक्ति जो है ये अव्ययी भाव का हमारा एग्जाम्पल है। ऐसे ही तत्पुरुष समास का है जनप्रिय, जनप्रिय का समास विग्रह होगा जनता, जन को प्रिय। ऐसे ही बहुव्रीहि समास का उदाहरण है नीलकंठ, इसका विग्रह है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नेक्स्ट देखते हैं भूतकाल और भविष्यकाल का उदाहरण सहित समझाइए। भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से अतीत में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। कहने का तात्पर्य है भूतकाल में क्रिया पूरी हो जाती है, जो हमारा बीत चुका है वो हमारा भूतकाल कहलाता है, जो आने वाला काल है वो हमारा भविष्य काल कहलाएगा। तो भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है। जैसे प्रिया विद्यालय चली गई, वो जा चुकी है। इस बात में चली गई जो है वो हमारी भूतकालिक क्रिया से ज्ञात होता है। विद्यालय से जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, मतलब कार्य पूरा हो चुका है। अब भविष्य काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि आने वाले समय में पूरा होगा। जैसे कल जयपुर से मेरा भाई आएगा, मतलब जो भविष्य में होने वाला कार्य उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो हमारा भविष्य काल कहलाता है। जैसे इनके अंत में गा गी गे आता है, भविष्य काल में क्या आता है, गा गी गे। मेरा भाई आएगा, मेरा भाई जाएगा, राम घर जाएगा। तो जिसमें गा आ गया गा गी गे वो भविष्य काल हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा जयपुर से मेरा भाई आएगा, तो ये आएगा भी काम हुआ तो नहीं है, कल आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा भविष्य काल। भविष्य काल के अंत में गा गी गे आते। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द हम संख्या के स्थान पर प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, उसे, उसने आदि। नेक्स्ट देखते हैं छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। 2 उपाय, सबसे पहला है बच्चों के भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग कराना सिखाना, मतलब उच्चारण संबंधी दोष हमें दूर करना है। तो उसके लिए हमें बच्चे जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, जो उनके भाव हैं
उन्हीं के अनुसार हमें बोलना सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कहना कुछ चाह रहे हैं और उनके जो भाव है वो कुछ अलग है। भाव के अनुसार हमें भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। दूसरा, बच्चों को पढ़ने बोलने का निरंतर अभ्यास कराते रहना चाहिए, जिससे कि जो कठिन शब्द हैं जिन्हें वो बोल नहीं पाते हैं या जिन्हें ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उसमें उनका सुधार हो सके। नेक्स्ट देखते हैं विराम चिन्ह। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह भी दर्शाइए। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अल्प विराम। जब हम बहुत कम देर के लिए रुकते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। राम सीता गीता बाजार गए थे, तो राम के बीच में अल्प विराम लगाएंगे, सीता के बीच में अल्प। जब हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग किए। अर्ध विराम, जब अल्प विराम से ज्यादा देर के लिए हमें रुकना होता है तो अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। राम बाजार गया था, तो राम बाजार गया था पूरा वाक्य हो गया, था के बाद हम विराम चिन्ह लगा देंगे। पूर्ण विराम इस तरह से लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, कब, क्या, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, इस टाइप के जब शब्द आते हैं वाक्य में तो हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट विस्मयादि होगा। ओहो, हुर्रे, आहा, छी छी, इस टाइप के जो भी शब्द आएंगे तो उसमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक डंडा खींचते हैं और नीचे बिंदी लगती है। एक इकहरा अवतरण चिन्ह, जब किसी का कथन कहना होता है तो इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से 2 कॉमा के अंदर बंद करते हैं तो दोहरा अवतरण चिन्ह हो जाएगा। जब हम किसी को निर्देश देते हैं तो ये डैश लगाते हैं, ये निर्देशक चिन्ह होता है। 9 नंबर पे है संयोजक चिन्ह, इस टाइप का होता है। ये नंबर 10 है लोप निर्देश चिन्ह, इसमें ये क्रॉस से बनते जाते हैं। हंस पद है, जब कोई चीज हमारी छूट जाती है तो उनमें ऊपर इस टाइप का एरो लगाकर उसके ऊपर लिख देते हैं जो शब्द हमारा छूट गया है। विवरण चिन्ह, जब हमें किसी टॉपिक का विवरण देना होता है तो उसके आगे इस टाइप से लिख के फिर हम आगे उसके विवरण देते हैं। नेक्स्ट है मौन वाचन से आप क्या समझते हो। मौन वाचन का महत्व लिखिए। मौन वाचन का अभिप्राय स्वयं में स्पष्ट है। मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना किसी की आवाज या ध्वनि से ज्ञात ना हो पाए कि क्या पढ़ा जा रहा है, मौन वाचन कहला। मौन, जैसा कि आप नाम से ही समझते होंगे, मन में रहकर पढ़ना। हम किसी भी पाठ को हमने मन ही मन में पढ़ते हैं, जिससे कि दूसरे तक हमारी आवाज ना पहुंचे या दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो या दूसरे तक किसी ध्वनि का उसे बोध ना हो। ये मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन में किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई दूसरा हमारी ये नहीं जान पाता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं मौन वाचन में। मौन वाचन की आवश्यकता में 2-3 दृष्टियों से हो सकती है। नंबर 1, मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठित का पठितांश का वाचन स्वगति से कर सकता है। मौन वाचन में कोई भी छात्र अगर किसी भी पाठ को पढ़ रहा है तो अपनी वो गति के अनुसार पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है वह सब बच्चों को देखते हुए पढ़े कि वो जल्दी पढ़ ले रहा है, मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मौन वाचन अपने मन में करना होता है तो व्यक्ति अपनी गति के बच्चे अपनी गति के अनुसार कर सकते हैं, उन पर किसी का प्रेशर या दबाव नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या वाक्यांश छात्र की समझ में नहीं आ रहा है तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय बार बार पढ़कर समझने का प्रयत्न छात्र कर सकते हैं जब तक कि वाक्य या वाक्यांश उसकी समझ में ना आए। मौन वाचन का एक फायदा यह भी होता है, जैसे कुछ बच्चों ने उस टॉपिक को याद कर लिया और कुछ बच्चे अभी याद नहीं कर पाए हैं, तो मौन वाचन में वो उस टॉपिक को बार बार पढ़कर याद कर सकते हैं। इससे दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं होगा और उन्हें अपना पाठ भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग हेतु मौन वाचन का अभ्यास जरूरी है। जो हमारी छुट्टियां होती हैं, अवकाश होते हैं, उनको हमें सदुपयोग करने के लिए हम मौन वाचन का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे कि हम उस चीज में और भी अच्छे हो जाएं। जैसे कोई टॉपिक है, अगर हम उसे पढ़ रहे हैं, मौन वाचन, हमारी छुट्टियां अगर मौन वाचन से अगर उसे याद करते हैं तो वो हमारा और अच्छे से तैयार हो जाएगा और हमें मौन वाचन करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 4 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।